मिस्टर दास ने टकीला मैंशन खरीदने का इरादा कर ही लिया। उनके परिवार के अलावा उनके रिश्तेदार या दोस्त इस बात से कोई खुश नहीं था। सब ने मिस्टर दास को समझाया भी कि वो मैंशन भूतिया है और कई सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन मिस्टर दास के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। वो इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करते थे। अब तो उन्होंने इस मैंशन को खरीदने की जिद ही पकड़ ली थी। मैंशन के मालिक ने भी उन्हें वार्निंग दी कि यदि आपकी या आपके परिवार के किसी भी इंसान को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वो नहीं होगा, क्योंकि मैंशन का मालिक उदार दिल का इंसान था और वो किसी को भी परेशानी में नहीं डालना चाहता था। लेकिन मिस्टर दास तो अपनी जिद पर ही अड़े थे। यह देख मैंशन के मालिक ने मिस्टर दास को चाबियां दे दी और साथ ही हिदायत भी कि ये भूत नहीं, ये वो ऐसी मुसीबत है जो तबाह कर देगी। उस वक्त आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मिस्टर दास एक उद्योगपति इंसान थे जिन्हें नए नए जगह पर घूमना या नई प्रॉपर्टी खरीदना पसंद था। उनके परिवार में उनकी बीवी और एक लड़का और एक लड़की थे। टकीला मैंशन हिमाचल प्रदेश की एक जगह धर्मशाला से 15 किलोमीटर दूर एक वीरान इलाके में था। मिस्टर दास और उनके बीवी बच्चे कार से वहां पहुंचे। जैसे ही कार उस मैंशन के दरवाजे पर पहुंची, तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलने लगी। आसमान एकदम धुंधला हो गया, जैसे वो भी इस मैंशन में मिस्टर दास को ना जाने की हिदायत दे रहा हो। जैसे ही कार से उतरकर वो लोग मैंशन के गेट पर पहुंचे तो देखा वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने उन लोगों का स्वागत किया। वो थे उस मैंशन में काम करने वाले रामू काका। रामू काका ने मिस्टर दास से चाबियाँ लेकर मैंशन का गेट खोला। गेट बहुत पुराना होने की वजह से बहुत तेज़ आवाज़ करता हुआ खुला, जो अकेला ही किसी को डराने के लिए काफ़ी था। मैंशन में सब लोग दाखिल हुए। मैंशन काफ़ी पुराना था, यहाँ बेहद वहशत टपक रही थी। मिस्टर दास और उनके परिवार के लोग पूरे मैंशन का मुआयना करने लगे, जबकि रामू काका उन सब के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चले गए। वो लोग ड्राइंग रूम में से होते हुए लाइब्रेरी पहुँचे। मिस्टर दास की लड़की रेहा को पढ़ने का बहुत ही शौक़ था, तो वो लाइब्रेरी को देखकर बहुत खुश हुई। मिस्टर दास, उनकी पत्नी और उनका लड़का कबीर लाइब्रेरी से आगे बढ़ गए, लेकिन रेहा अभी भी लाइब्रेरी में खड़ी हुई बुककेस में से एक एक किताब को इत्मीनान से देख रही थी कि अचानक बुककेस में से एक किताब नीचे गिरी। रेहा ने उस किताब को उठाया तो वो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वो किताब उस टकीला मैंशन की थी जिसमें मैंशन की हर चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी से लिखा हुआ था। उसने वो किताब चुपचाप एक सही जगह छिपा कर रख दी जिससे कोई और ना देख ले, और वहाँ से चली गई। वो सभी अभी भी मुआयना कर ही रहे थे कि तभी रामू काका ने चाय के लिए आमंत्रित किया। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर चाय का लुत्फ़ उठाते हुए हंसी मजाक करने लगे। शाम भी हो चली थी और मौसम भी साफ हो गया था। सूरज छिपने की तैयारी कर रहा था। उसकी किरणें पेड़ों की चोटियों को छूकर उनसे अलविदा कहकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ठंड बढ़ रही थी और तेज़ हवाएं एक अजीब किस्म की आवाज़ में बह रही थी। अभी तक मिस्टर दास और उनके परिवार को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो ये साबित करता कि यह मैंशन भूतिया है। रेहा और कबीर ने अपना अपना कमरा भी चुन लिया और अपने अपने सामान के साथ वो अपने कमरे में बंद हो गए। मिस्टर दास और उनकी पत्नी अब भी कमरों की साज सज्जा को देख रहे थे और रामू काका अपने बावर्ची खाने को संभाले हुए थे। रेहा और कबीर दोनों ही चंचल प्रवृत्ति के थे, लेकिन रेहा चंचल के साथ साथ जिज्ञासु प्रवृत्ति की भी थी। वो हर काम को अधूरा ना छोड़कर उसकी जड़ तक पहुंचती थी। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। सफ़र के कारण थके होने से सबको नींद जल्दी आ गई। रात का तीसरा पहर था। कबीर को प्यास लगती है। वो अपने कमरे से उठकर किचन की ओर बढ़ता है। वो पानी पीता है और जैसे ही मुड़ता है तो किचन के बराबर वाले कमरे में उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो अपनी आंखें गहरी करके वहाँ देखता है। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता है।
उस बात को इग्नोर करके वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। वो रात सबकी आरामदायक कटती है। अगली सुबह सब लोग काफ़ी देर से उठते हैं। नित्य कर्म करके वो रामू काका को चाय के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं आते। मिस्टर दास जब उनके कमरे में जाकर देखते हैं तो वो बुखार से तप रहे होते हैं। रामू काका को आराम करने को कहकर पिता अपनी पत्नी से किचन संभालने को कहते हैं और वो खुशी खुशी चली जाती हैं। पूरा दिन खाने पीने और साज सज्जा में निकल जाता है और रात फिर गहराने लगती है। आज की रात कल की तुलना में इतनी डरावनी लगती है कि उधर रामू काका बुखार ना उतरने से उनका बड़ा बेटा उन्हें अपने साथ घर की ओर धर्मशाला ले जाता है। घर में केवल 4 ही लोग रह जाते हैं। रेहा को याद आता है कि उसने कल एक किताब लाइब्रेरी में छिपाई थी, इसलिए वो वहाँ जाती है और उस किताब को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। रेहा किताब पढ़ने की तैयारी कर ही रही होती है कि तभी रेहा की माँ खाने के लिए रेहा और उसके भाई को बुलाती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और चारों एक साथ खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात का अभी दूसरा पहर ही गुजरा था कि अचानक ज़बरदस्त गड़गड़ाहट से पूरा बंगला हिल जाता है। चारों लोग चीखते हुए हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अचानक एक गहरी खामोशी फैल जाती है। मिस्टर दास दोनों बच्चों को समझाकर उनको सोने के लिए कह देते हैं। अब सब सो जाते हैं, लेकिन रेहा के दिमाग में अभी भी वही किताब के बारे में चल रहा होता है। वह चुपचाप वो किताब पढ़ना शुरू कर देती है। किताब में मेंशन की छोटी बड़ी हर चीज़ और उसके रख रखाव का जिक्र होता है, लेकिन रेहा की नज़र एक पन्ने पर आकर ठहर जाती है। उसमें एक खुफिया कमरे का जिक्र था, जो कि उस मेंशन के सबसे लास्ट कमरे या कहो स्टोर रूम से सीढ़ियों द्वारा नीचे था। उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा था जो कि ये दर्शाता कि उस खुफिया कमरे में कोई धन दौलत है, लेकिन इंसानी दिमाग होने के कारण रेहा में ये उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर उस कमरे में क्या है। रेहा ने समय ना देखते हुए बस अपनी टॉर्च उठाई और चली गई अकेले ही उस खुफिया कमरे की ओर। बड़ी ही चतुराई से रेहा ने स्टोर रूम का दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ से खोला और जैसे ही कदम रखा उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे है। उसने जैसे ही टॉर्च मारी वहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़ती है तो उसे वो दरवाज़ा दिखता है। वो फिर बहुत ही शांति से दरवाज़ा खोलती है और सीढ़ियों से नीचे की ओर जाती है। खुश भी होती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है तो वहाँ बहुत गुप्त अंधेरा होता है। रोशनी का एक कतरा भी नहीं होता, लेकिन वहाँ से बेहद सड़ी हुई बदबू निकल रही होती है। जब वो वहाँ उस जगह टॉर्च मारती है तो खाली कमरे के सिवा वहाँ कुछ नहीं होता और वो बदबू वहाँ पड़े कुछ चूहों में से आ रही होती है जो मरे हुए थे। लेकिन उन मरे चूहों को देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी इनकी मौत हुई हो। अपना सा मुंह लेकर जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़कर आती है कि तभी अचानक उसका पैर कोई खींच लेता है। वो चिल्लाता ही है। उसके हाथ से टॉर्च छिटककर दूर गिरती है और जब तक कोई उसकी आवाज़ सुन पाता तब तक कोई शय उसे खींचकर अंदर ले जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। उधर रेहा का भाई कबीर फिर पानी पीने किचन में आता है तो वो फिर किचन के पास वाले कमरे में महसूस करता है कि किसी के चलने की आवाज़ आती है। मिस्टर दास के परिवार में उनके साथ साथ उनके बच्चे भी काफ़ी निडर थे, इसलिए कबीर उस कमरे में चला जाता है। कमरे में अंधेरा होता है और जैसे ही वो लाइट को जलाता है उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि वहाँ कमरे में एक आदमी घूम रहा होता है जिसका सिर कटा हुआ होता है और उसके पैर उल्टे होते हैं। और वो आदमी कोई और नहीं रामू काका होते हैं। उनका कटा सर सामने की दीवार पर टंगा हुआ होता है जिसमें से खून की धाराएं निकल रही होती हैं। ये देख निडर कबीर उल्टे पैर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब खून की धाराएं तेज़ी से कमरे के फर्श पर गिरने लगती हैं, जिससे कमरा खून से भरने लगा है। कबीर के लाख चिल्लाने पर भी मिस्टर दास और उनकी पत्नी को आवाज़ नहीं आती। कमरा खून से भर जाता है और कबीर उसमें डूबने लगता है। उसके मुंह से पूरे शरीर में खून भर जाता है। उसकी सांस घुटी घुटी चल रही होती है
और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। उधर रेहा अंधेरे में बेहोश पड़ी होती है। जब उसे होश आता है तब उसे लगता है कि कोई सीढ़ियों से उतरकर उसकी तरफ आ रहा होता है। अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि तभी वहाँ चारों तरफ खूब तेज उजाला होता है। वहाँ का मंजर देख रेहा को यकीन नहीं होता कि ये असल में है या सपना। वो एकदम डर जाती है। वहाँ फर्श पर खून में सनी अधकटी लाशें पड़ी होती हैं, जिसमें से एक लाश उसके भाई कबीर की भी होती है। ये देखकर वो चिल्लाती है और खूब रोती है, लेकिन उसकी आवाज़ ऊपर नहीं पहुंच पाती। वो इधर उधर भागने लगती है कि तभी उसके सामने वो भयानक शय प्रकट हो जाती है, जिसके बारे में रेहा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे शय कहो या शैतान, वो इतना भयानक था कि किसी को उसे देखकर ही मौत हो जाती। उस शैतान ने रेहा को गर्दन से उठाकर ज़मीन में धसक दिया। रेहा की काया अधमरी हो गई थी कि तभी उस शैतान ने अपने नाखूनों से उसके गले की नली को खींच लिया, जिससे रेहा की आंतें तक उस नली के साथ खींचकर बाहर आ गईं और रेहा की भी दर्दनाक मौत हो गई। रात के इस भयानक मंजर के बाद सुबह का सूरज वहाँ के पेड़ों के शिखर को चमका रहा था। रेहा की माँ जैसे ही किचन में गई, उसकी नज़र उस कमरे की तरफ गई, क्योंकि वहाँ से बेहद सड़ांध निकल रही थी। देखने पर उसकी चीख निकल गई। यह सुनकर मिस्टर दास भागकर आए। दोनों ने देखा खून की वजह से कबीर की लाश फूल गई थी। वो दोनों रोने लगे कि तभी मिस्टर दास रेहा को आवाज़ लगाते हुए उसके कमरे की तरफ भागे, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। रेहा की लाश बुरी स्थिति में उसी के कमरे के दरवाजे पर पड़ी मिली। कहते हैं माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत उनके बच्चे होते हैं, लेकिन धन के मद में चूर मिस्टर दास ने अपने हंसते खेलते परिवार में आग लगा ली और टकीला मैंशन फिर वीरान हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।